Students, we have learnt about the meaning of democracy and its features. Now we will read the early phase and recent phase of democracy. डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का अर्ली फेज कैसा था, जब वो स्टार्ट हुई थी तब किस तरह की थी, और अब उसका हम कैसा रूप देखते हैं. अर्ली फेज. डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस. ये जो हम डेमोक्रेटिक सिस्टम देखते हैं गवर्नमेंट का, जो लोकतांत्रिक सरकार का सिस्टम हम जो देखते हैं, वो एक बहुत ही ग्रेजुअल और एवोल्यूशनरी प्रोसेस है. इसको बहुत टाइम लगा था. ऐसा नहीं था कि अचानक से ये सिस्टम स्टार्ट हो गया था किसी भी कंट्री में. इसने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए और फिर उसके बाद इसको अडॉप्ट किया गया अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा. बहुत सारे इसमें चेंजेस हुए. द एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी इज़ लिंक्ड विद यूरोप. जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है जो हम आज देखते हैं, उसको हम यूरोप से लिंक कर सकते हैं. जो 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था और 18th सेंचुरी में फ्रांस में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, इन दोनों रिवॉल्यूशंस ने, इन दोनों आंदोलनों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट को. जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें फ्रेंच लोगों ने अपने राजा लुइस 16th, किंग लुइस 16th को उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया था. उसको राजा के पद से हटाकर उसको मार दिया था. और ये प्रूव कर दिया कि जो कंट्री है वो किसी राजा की मुताबिक नहीं चलेगी, बल्कि हर कंट्री को उसके लोगों द्वारा जो रूल्स पास किए जाए या लॉज पास किए जाए उसके द्वारा चलना चाहिए. ये उसका मेन मोटिव था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का. तो इसीलिए जो रूल ऑफ लॉ था वो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप था टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. 20th सेंचुरी में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट बन गई थी, स्वतंत्र हो गई थी. और उसमें जो डीकॉलोनाइजेशन की जो प्रोसेस थी, उसकी वजह से डेमोक्रेसी को बहुत अच्छी गति मिली. डीकॉलोनाइजेशन मतलब, आप सभी को कॉलोनाइजेशन का मतलब पता है. जैसे कि किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री को कैप्चर कर लिया है, तो वो कैप्चर्ड कंट्री पहली कंट्री की कॉलोनी बन गई. ओके. तो डीकॉलोनाइजेशन मतलब कॉलोनीज़ का टूटना, यानी कि जब वो दूसरी कंट्रीज से आज़ाद होती गई तो उसको बोलेंगे डीकॉलोनाइजेशन. तो उसकी वजह से डेमोक्रेसी का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ. हम जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, राइट्स और जस्टिस के आइडियाज़ देखते हैं, यानी कि जो संसद वाली जो प्रणाली होती है डेमोक्रेसी में, आज़ादी, स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता, अधिकार और जो भी हम न्याय के जो आइडियल्स देखते हैं, तो उनकी वजह से भी डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए. बहुत ज़्यादा उन्होंने, इन आइडियल्स ने डेमोक्रेसी को अफेक्ट किया. इन द डेवलपिंग नेशंस ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, इन तीनों कंट्रीज़ को या इन तीनों कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करा. रशिया जो थी वो सबसे पहली स्टेट थी, सबसे पहली ऐसी कंट्री थी जहाँ पे डेमोक्रेसी दो रिफॉर्म्स यानी कि दो चेंजेस के साथ इंट्रोड्यूस हुई. ग्लासनोस्ट यानी कि ओपनिंग, एंड पेरिस्ट्रोइका यानी कि रिस्ट्रक्टिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. इसकी वजह से जो एंटी कम्युनिस्ट वेव्स थी, एंटी कम्युनिज्म जो था, वो पूरे ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स में फैल गया था और वो कैपिटलिस्ट कल्चर और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तरफ उनका ध्यान गया. यानी कि कैपिटलिस्ट कल्चर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, ये उनका मोटिव था ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. नाउ वी विल सी द रिसेंट फेस ऑफ डेमोक्रेसी. आज हम जो डेमोक्रेसी देखते हैं उसका स्वरूप कैसा है. आज के टाइम में मॉडर्न वर्ल्ड में डेमोक्रेसी एक बहुत ही पॉपुलर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन एंड द डिक्लाइन ऑफ कम्युनिज्म इन रशिया. रशिया पहले सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, जिसमें रशिया के साथ साथ उसके आसपास की जो कंट्रीज़ थी वो भी शामिल थी. वो पूरा एक नेशन था जिसको सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था. लेकिन जब वो बिखर गया, उसके पार्ट्स हो गए और अलग अलग कंट्रीज़ बन गई, तो उसको बोलते कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन. और रशिया में जो कम्युनिज्म का पतन हुआ और जो पूरे वेस्टर्न यूरोप में एक विक्ट्री मार्च की तरह निकला था, ताकि डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सपोर्ट मिल सके. यानी डेमोक्रेसी को उस टाइम पे सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद और कम्युनिज्म के डिक्लाइन के बाद बहुत ज़्यादा
इसे सपोर्ट मिला था कि सभी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। चाइना ने अपनी डेमोक्रेसी को लिबरलाइज्ड कर रखा है और क्यूबा जो है वो अपने आप को एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहती है। द कम्युनिस्ट स्टेट्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज पीपल्स डेमोक्रेसी। जो कम्युनिस्ट स्टेट्स है, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, वो अपने आप को पीपल्स डेमोक्रेसी यानी लोगों का लोकतंत्र इस नाम से बुलाती है। आफ्टर नाइन्टीज़ के दशक के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज़ ने एक चेंज करा फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी। दोनों ही कंट्रीज़ में आर्मी का रूल चलता था और गवर्नमेंट से ज़्यादा आर्मी का रूल चलता था, लेकिन उन्होंने चेंज करा 1990s के बाद से और उन्होंने भी डेमोक्रेसी को अपना लिया। नेपाल में भी पहले मोनार्ची सिस्टम था, यानी कि पहले राजा का शासन चलता था, लेकिन अब वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। डू यू नो, डेमोक्रेसी जो थी वो सबसे पहले ग्रीस की जो कैपिटल है एथेंस, वहाँ पर ओरिजिनेट हुई थी, वहाँ पे स्टार्ट हुई थी। उस वहाँ पर ये लोग साल में 40 टाइम्स 40 बार जो मेल सिटीजन्स होते थे, जो पुरुष होते थे एथेंस के, वो एक साथ इकट्ठा होते थे। इसको पीपल्स असेंबली कहा जाता था, ये एक असेंबली की टाइप थी। और ये एक सिस्टम था डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब लोग डायरेक्टली वोट देकर या हाथ उठाकर कैसे भी डायरेक्टली उसी टाइम पे अपना नेता चुनते थे, अपना राजा चुनते थे। जो सिटीजन्स थे वो रेगुलरली इस डिसीजन मेकिंग में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ये एथेंस की बात हो रही है, ग्रीस की। आज के टाइम में आधे से भी ज़्यादा, मोर देन हाफ ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आधे से ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हाउएवर, ये जो हम डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन देखते हैं कि इतनी सारी कंट्रीज़ में फैला हुआ है, या फिर इसका जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो चेंज आता है कि लोग अलग अलग नेशंस ने डेमोक्रेसी को कैसे अपनाया, तो उसकी वजह से अ, ये बहुत आसान काम नहीं था, एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी और ये ट्रांजिशन फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू द अदर, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा स्ट्रगल किया है। तो ये एक इजी टास्क नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। आज के सिनेरियो में हम देखें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो अभी हमने ये ग्रीस वाली पढ़ी थी कि लोग डायरेक्टली उसी टाइम पे अपनी राय दे देते थे हाथ उठा के या कैसे भी लिख कर या वॉट एवर टाइप। लेकिन जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी उस टाइम पे, वो आज हमको बहुत कम जगह पर मिलती है। ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब लोग अपने नेता या अपनी सरकार खुद चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुनते हैं, जो कि सरकार में जाने के बाद पूरी पॉपुलेशन के लिए डिसीजंस बनाते हैं। इंडियंस हैव गॉट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन 1950। 1950 का जो ईयर था, उस ईयर में इंडिया को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मिला था। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है जो भी 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं वो एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। अब कुछ वर्ड्स आपने आप बार बार सुनते होंगे या पढ़ते होंगे। फर्स्ट इज स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। तो स्ट्राइक का मतलब है एक मास रिफ्यूज़ल बाय वर्कर्स टू परफॉर्म वर्क। जब लोग अपना काम करने से एक साथ मना कर देते हैं क्योंकि उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं की जाती है, उसको बोलते हैं स्ट्राइक। ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में स्ट्राइक करना लीगल है, मतलब लोग हड़ताल कर सकते हैं, वो उसमें कोई बुराई नहीं है। ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन एक एसोसिएशन है वर्कर्स की, ताकि ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होती हैं ट्रेड यूनियन, ताकि लोग अपने काम करने की जगह पर, अपने एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ में ये सुधार कर सकें या ये इंश्योर कर सकें कि उनकी सारी डिमांड्स पूरी हो रही है, ताकि उनको स्ट्राइक करने की ज़रूरत ना पड़े। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड यूनियन। रेफरेंडम एक प्रपोजल है एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने का, या तो अपनाने का या फिर उसको हटा देने का। ये जो रेफरेंडम होता है ये या तो किसी नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किया जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन नया आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कोई कानून या लॉ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है उसको अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। इस चीज़ के लिए रेफरेंडम यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान में जो परवेज़ मुशर्रफ का रूल था, या फिर चिली में ऑगस्टो पिनोचेट का जो रूल था, वो रेफरेंडम के थ्रू ही हटा दिया गया था या ख़त्म कर दिया गया था।
एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मिलिट्री कूप्स बहुत कॉमन होते हैं। कूप का मतलब होता है सडन ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट इन इलीगल मैनर। कूप का मतलब जब कोई सरकार को इलीगल तरीके से हटा दिया जाता है अचानक से, उसको बोलते हैं कूप। फॉर एग्जाम्पल, चिली के जो प्रेसिडेंट थे सलावदार एलेंडे, उनको ऑगस्ट पिनोचेट के मिलिट्री कूप ने हटा दिया था। तो इसी कारण से हमने अभी देखा था कि जो ऑगस्टो पिनोचेट थे, उनका जो रूल था वो रेफरेंडम के तरीके से बाद में ख़त्म कर दिया गया था। नाउ किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्रीडम ऑफ प्रेस होती है, यानी प्रेस मतलब जो कुछ भी पब्लिश होता है, जो कुछ भी छपता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेस। तो उसको बहुत फ्रीडम होती है, लेकिन सेंसरशिप भी होती है। सेंसरशिप मतलब मीडिया और प्रेस को गवर्नमेंट की जो सेंसर अथॉरिटीज़ होती है उनको उनसे पहले से परमिशन लेनी होती है, कोई भी खबर छापने से पहले या कोई भी न्यूज़ दिखाने से पहले।